नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग जनजाति समूह को पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में देख रहे थे। सबसे पहली क्लास में हमने जनजातियों की संख्या के बारे में देखा, जनजातियों के परसेंटेज के बारे में देखा, जनजातियों के अकॉर्डिंग भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है ये देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने अगली क्लास में देखा था, सेकेंड क्लास में हमने क्या देखा था जी, सेकेंड क्लास में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीवीटीजी के बारे में, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में पढ़ना हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले करना है आप सभी को, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस। इसके अलावा आप सभी को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। आप सभी को पहली क्लास में मैंने बताया था कि जो जनजाति समूह होता है वो मुख्य धारा से पृथक अलग से इनका एक मुख्य निवास स्थान होता है। इसके अलावा इनकी एक अलग से बोली भाषा होती है। इसके अलावा ये अलग टाइप के अपने संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए जाने जाते हैं। कौन? जनजाति समूह। और ये ज़्यादातर हमारी तरह जैसे हम लोग सुविधाओं के पीछे भागते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं। ये अपना जीवन सादा और अपनी संस्कृति से जुड़ करके जीना चाहते हैं, ऐसे लोग जो जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के पीवीटीजीज के बारे में। और ये हम पढ़े उससे पहले मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ कि हम पीवीटीजीज पढ़ें उससे पहले हम कुछ बातों को समझते हैं कि किनको हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप पर अगर हम देखते हैं, जैसे कि चलिए हम थोड़ा सा एक मैप बना लेते हैं जिससे हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। तो ये बन करके तैयार हो गया है हमारा प्यारा भारत। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इसमें थोड़ा सा जो चीज़ हम समझना चाहते हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। ये हमारा भारत देश है और आप सभी को पता है कि हमारे जैसे लोग जो नॉर्मली मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, जिनका विकास धीरे धीरे हो रहा है, या हम ये कहें कि थोड़ा सा हम लोग बाकी जो जनजाति समूह हैं उनसे बेहतर जीवन जी रहे हैं, सुख सुविधाओं के अकॉर्डिंग और संरचनाओं के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, उनको हम लोग येलो कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर जो जनसंख्या है, जिसको मैं अब येलो कलर से बना रहा हूँ पूरे भारत में, वो आपको दिखाई देंगे। क्या आपको दिखाई देंगे? येलो कलर से। ठीक है, ये देखिएगा। इसके अलावा अब मैं ब्लू कलर से जिसको बनाने वाला हूँ उसको आपको मान के चलना, ये जनजाति समूह है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ जनजाति समूह के बारे में कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कैसे लोग हैं जिनका ज़्यादातर का क्या हो चुका है, या तो विकास हो चुका है या विकास की प्रक्रिया से वो लोग जुड़ चुके हैं, या मुख्य धारा से हम लोग कनेक्ट हैं। इस प्रकार के लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसको आप लोग अभी समझने के लिए देखिएगा कि ये जो है जनजाति समूह है। कौन है? जनजाति समूह है। अब इन जनजाति समूहों में भी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, समझ रहे हो किस दृष्टिकोण से? अभी मैं बताऊंगा। इनको मैंने लाल कलर से डिनोट कर दिया है। याद रखिएगा,
ये जिनको मैंने लाल कलर से अभी डिनोट किया है, शायद आप इसको अच्छे से ना देख पा रहे हो, मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो शायद आप अच्छे से देख पाएँ। इनको कहा जाता है भैया पीवीटीजी। क्या कहा जाता है? पीवीटीजी। पीवीटीजी कहा जाता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से उतारिएगा कि पीवीटीजी वो लोग हैं जो जनजाति समूह में भी सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको और अधिक सरकारी योजनाओं के तहत जोड़ने की ज़रूरत है और उनको अधिक ज़्यादा ज़रूरत है उनके विकास की। याद रखिएगा, जनजातियों, चूंकि जनजाति जो है अपने आप में एक पिछड़ी समूह है, हम देख रहे हैं कि ये मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनमें भी जो लोग और ज़्यादा कटे हुए हैं जिनका बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है, उनको रखा गया है पीवीटीजी के अंतर्गत। इस बात को दिमाग में अच्छे से उतारिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि किनको पीवीटीजीज कहा जाता है। तो पीवीटीजीज की अवधारणा से पहले हम आपको बताएं, हमारे यहाँ वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग गठित किया गया, आयोग। इस आयोग का नाम क्या है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे। इस आयोग का नाम है ढेबर आयोग। क्या नाम है? ढेबर आयोग। और इस ढेबर आयोग ने 1973 में अपना क्या किया? ढेबर आयोग ने अपने 1973 में भैया रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या किया? गठन नहीं ना, रिपोर्ट प्रस्तुत किया, रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग अब जनजातियों के लिए एक सलाहकार परिषद गठित किया जाएगा। और आप सभी को पता है 1974 से 1978 तक हमारे यहाँ चली थी क्या? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ये एक ऐसी योजना थी जिसको समय से पहले भंग कर दिया गया था। आप सब पढ़ते ही हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पहले विकासात्मक कार्य के लिए हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चला करता था। उसमें से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे यहाँ क्या आया था भैया? जनजाति सलाहकार परिषद का एक कॉन्सेप्ट आया था, जनजातियों के विकास के लिए एक बात आया था, याद रखिएगा। उसी के तहत हमारे यहाँ पीवीटीजीज के पहले फॉर्म को याद रखिएगा। पहले एक संस्था चलती थी इनके विकास के लिए, इसको कहते थे पीटीजी। क्या कहते थे? पीटीजी। पीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता था? प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। याद रखना है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था इनको उस समय। लेकिन वर्ष 2006 में क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया और इनको कहा गया, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स से इनका नाम चेंज करके इनको क्या कहा गया? पीवीटीजी। एग्जाम में एक बार पूछा गया है, बताइए पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट कब आया था? 2006 में आया था। हालांकि ये पहले ही बन चुका था पीटीजी के रूप में, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया 2006 में और इसको किया गया पीवीटीजी। याद रखेंगे पीवीटीजी। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। याद रखना है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है 2006 से इन जनजाति समूहों को। और इनको विशेष पिछड़ी जनजाति कहने के पीछे का रीज़न क्या है? तो हम चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इनको विशेष पिछड़ी जनजाति क्यों कहते हैं? इनके कुछ कंडीशन हैं। कंडीशन कैसे हैं? तो पहले पॉइंट याद रखेंगे, एक तो बात आपको याद रखना है, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा काम का होता है। ये आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मेंस लिखते हैं जो सीजीपीएससी में, उसके लिए ज़्यादा काम का होता है। उस क्लास में मैं इसको और उनको बताता हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करना है। अभी आपको केवल समझना है कि इनको पीवीटीजीज क्यों कहा जा रहा है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्यों कह रहे हैं। इस बात को आपको समझना है कि इनमें क्या खासियत है ऐसी कि इनको ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहला बात आता है इनके लिए भैया, क्या आता है कि इनको ऐसा कहने के पीछे रीज़न है कृषि पूर्व
जीवन पद्धति। समझ रहे हैं क्या है बातें? कृषि पूर्व जीवन पद्धति का कंसेप्ट इसके यहाँ है, अभी भी याद रखना है। कृषि पूर्व जीवन पद्धतियाँ क्या है? कृषि पूर्व जीवन पद्धतियाँ याद रखना है, या कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था। कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अब ये अर्थव्यवस्था जब कृषि पूर्व की है तो इसको क्या कहेंगे? तो आपको बताते हैं। कृषि पूर्व की है मतलब क्या है? या तो इनका जीवन किस पर आधारित है? शिकार पर आधारित है अभी भी, या तो इनका जीवन जो है वनोपज पर आधारित है, अभी भी वनोपज पर आधारित है। आप समझ रहे हैं कि इनका जो जीवन है किस पर आधारित है? या तो शिकार पर आधारित है, या तो वनोपज पर आधारित है, या तो इनका जीवन किस पर आधारित है भैया? तो आप कहेंगे अभी भी ये लोग किस पर निर्भर करते हैं? शिकार हो गया, वनोपज हो गया, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं आदिम कार्य, इस पर अगर डिपेंड करते हैं तो इनको कहा जा रहा है क्या? इनको कहा जा रहा है कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था। इनका जीवन जो है, हम लोग जैसे अभी कृषि पर डिपेंड करते हैं, हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग, इनका जीवन आज भी शिकार पर, वनोपज संग्रह पर जीवन निर्भर करता है, तो इनको कहा जाएगा पीवीटीजीस। इसके अलावा आपको याद रखना है इनकी जो साक्षरता है, साक्षरता बहुत कम, लगभग माना गया है 2% से कम, लगभग 2% या उससे कम, ऐसा कंसेप्ट है किनके लिए? पीवीटीजीस के लिए। ऐसा मतलब बहुत कम आपको याद रखना है, आंकड़े आपको याद नहीं रखना है, बातों को आपको समझना है। साक्षरता दर जो है बहुत कम माना जाता है किनका? पीवीटीजीस का। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या पॉइंट है इनका? तो कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था है इनकी, साक्षरता बहुत कम है इनमें। इनके अलावा इनके पास और क्या होना चाहिए? इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या या तो स्थिर है, क्या है? या तो स्थिर है, संख्या स्थिर, या फिर घट रही हो। आप देख रहे हैं इस कंडीशन में आप इनको पीवीटीजीस कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी जनजाति समूह जिनकी संख्या या तो स्थिर हो चुकी है, अब वहाँ से कम न ज़्यादा हो रही है, या ऐसे जनजाति समूह जिनका क्या हो रहा है भैया? संख्या जो है लगातार घट रहा हो, इनको आप लोग कहते हैं पीवीटीजीस। याद रखेंगे पीवीटीजीस का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात पर भी आपको फोकस करना है। इनके अलावा आपको देखना है ये जो है अन्य जनजाति समूहों से अलगाव महसूस करते हैं, अन्य जनजाति समूहों से अलग जीवन पद्धति, अलग जीवन या अलगाव लिख लीजिए, अलगाव ऐसा लिख लीजिए। समझ रहे हैं? ये सभी बातों को याद रखिएगा। किसके लिए आपको याद रखना है? पीवीटीजीस के लिए। विशेष पिछड़ी जनजाति होने का कारण, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के गुणधर्म कह सकते हो आप इसी को, इनकी विशेषताएं कह सकते हो, विशेषताएं, ठीक है। इसी को आप लोग क्या कह रहे हो? पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स कह रहे हो। आपको याद रखना है ट्राइब ग्रुप्स कह रहे हो, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो आपके एग्ज़ाम का काम का है, जो आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सर हमको कब बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में। अगर आप सभी को अच्छे से पता हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, पूरे भारतवर्ष में बताइए कितने हमारे यहाँ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो आपको मैंने उस क्लास के दौरान बताया था, पूरे भारतवर्ष के लिए एक तुलनात्मक वाला मैंने चार्ट बनाया था, और उसी चार्ट के दौरान मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है भैया। तो आप कहेंगे हमारे यहाँ कुल विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या भारत में और छत्तीसगढ़ में, दोनों बातों को याद रखना है। भारत में है इनकी संख्या 75। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, बताइए पूरे भारत में वर्तमान में कितने विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो आपको बताना है विशेष पिछड़ी जनजातियां, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग विशेष पिछड़ी जनजातियां, क्या लिखते हैं?
विशेष पिछड़ी जनजातियां। क्या लिखते हैं जी? विशेष पिछड़ी जनजातियां। कलर कैसा हो गया है जी? हाइलाइटर यूज हो जा रहा है क्या? इसलिए तो गड़बड़ दिख रहा था। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, ये हमारा क्या है, आज का टॉपिक है, याद रखिएगा। अब इनको हमको पढ़ना है और इन्हीं के बारे में हमको चर्चा करना है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे पूरे भारत में 75 है, छत्तीसगढ़ में टोटल इसकी संख्या कितनी है? टोटल इसकी संख्या है 7। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में पीवीटीजीज की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। मैं रोज़ बताते बताते आपको थक चुका हूँ, पर आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको याद रखना है भैया। पूछा जाएगा भारत में कितना है, आप कहेंगे भारत में है टोटल 75। छत्तीसगढ़ में कितना टोटल, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में टोटल इसकी संख्या है 7। अब इस 7 को भी 2 भागों में डिवाइड करना है, आपको 2 भागों में ऐसे डिवाइड करना है, और एक को कहना है केंद्र संरक्षित। क्या कहना है? केंद्र संरक्षित। और एक को कहना है आपको राज्य संरक्षित। राज्य संरक्षित। हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। केंद्र संरक्षित के लिए पहले आपको आंकड़े लिखना है 5। क्या लिखना है? 5। कई लोग इसको ना बाद में कन्फ्यूज होते, सिंगल संख्या लिखो भैया 5। यहाँ पर लिखो आप 2। क्या लिखो? 2। तो केंद्र संरक्षित हमारे यहाँ जो पीवीटीजीस है, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, वो है उनकी संख्या 5। दिमाग में एक साथ उतार कर रखेंगे, छत्तीसगढ़ में केंद्र संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? 5। एक बार दिमाग में उतार लीजिएगा। टोटल है 7। सेंट्रल वाला कितना है? 5। राज्य वाला है 2। तो ये 5 जो है, इनके लिए हमेशा मैं सबको बोलता हूँ एक ट्रिक। एक है a, दूसरा है b का स्क्वायर, या इसको 2b भी कर सकते हो आप लोग, और उसके बाद आता है भैया k का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए लिख लेते हैं इसका पूरा नाम। नोट्स को आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप सभी को छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए आपसे एक बार में बनना चाहिए। ए फॉर अबूझ माड़िया। क्या है? अबूझ माड़िया। फिर याद रखेंगे बी फॉर, पहला बी फॉर क्या करेंगे आप बोलेंगे? बैगा। फिर क्या करेंगे? बिरहोर। फिर याद रखना है पहले के से कमार, फिर उसके बाद में आपको देखना है कोरवा। क्या? कोरवा, या इसी को कई लोग कहते हैं पहाड़ी कोरवा। तो याद रखना है, अभी कोरवा याद रख लेंगे, के फॉर कोरवा, उससे पहाड़ी कोरवा आपको याद हो जाने वाला है। यहां पर देखते हैं जो 2 लोग हैं उनमें से कौन कौन सा है। एक है भुंजिया और दूसरा क्या है? दूसरा है पंडो। क्या है? पंडो। याद रखेंगे भुंजिया और पंडो। इसी साल सीजीपीएससी में पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था बताइए? निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ था पंडो, और पंडो एक जनजाति है, बोली नहीं है। ठीक है, अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है भैया। तो पहले आपको मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आपको मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजीज छत्तीसगढ़ में कितनी है? 7। कितना है? 7। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या, हमारे यहाँ जो सेंट्रल द्वारा जो हमारे यहाँ कंजर्व किया जा रहा है, जो संरक्षित किया जा रहा है, वो कौन कितने हैं? उनकी संख्या है 5, जबकि राज्य वाला कितना है? 2। इस बात को याद रखिएगा और इनके लिए ट्रिक याद रखना है, साथ ही साथ ये आपको देखते हुए चलना है। चलिए एक बार मैप में इन सभी को फिर से एक बार लोकेट करते हैं, जानते हैं। जो सेंट्रल वाले हैं उनको मैं लिख रहा हूँ येलो कलर से, इसके अलावा हम लोग लिख लेंगे ग्रीन कलर से किसको? राज्य संरक्षित को। तो राज्य संरक्षित 2 ही है, तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ सके। चलिए लिख लेते हैं भैया। देखिए
ये है गरियाबंद। गरियाबंद में आपको याद रखना है क्या? गरियाबंद में आपको याद रखना है भुंजिया। क्या याद रखना है? भुंजिया। ये हो गया भुंजिया जनजाति गरियाबंद वाले क्षेत्र में। मैनपुर वाले क्षेत्र में आपको याद रखना है किसके लिए? भुंजिया जनजाति के लिए, जो कि राज्य संरक्षित है। राज्य संरक्षित को मैं किससे बना रहा हूं? मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। और इस क्षेत्र में आपको याद रखना है, इस पूरे बेल्ट में आपको याद रखना होगा क्या? तो यहां पर आपको याद रखना होगा पंडो। क्या? पंडो आपको याद रखना है। कई जगह कई लोग आपको इसको पांडो लिखते होंगे, कोई गलत बात नहीं है। पांडो भी पढ़ सकते हैं, पंडो भी पढ़ सकते हैं। भुंजिया और पंडो याद रखेंगे। राज्य संरक्षित वाले, केंद्र संरक्षित वाले को चलो हम येलो कलर से लिख लेते हैं ताकि हमको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं, एक तो हमको पढ़ना है सबसे पहले क्या? अबूझमाड़िया। और अबूझमाड़िया के लिए आपको ये पूरा क्षेत्र याद रखना है। ये बीजापुर वाला क्षेत्र आपको याद रखना है। ये बीजापुर वाला क्षेत्र, नारायणपुर वाला क्षेत्र, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र, और ये ऊपर थोड़ा सा आप आएंगे कांकेर वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आपको दिखाई देता है क्या? एक जनजाति समूह जिसको आप लोग कहते हैं अबूझमाड़िया। क्या कहते हैं? अबूझमाड़िया। केंद्र संरक्षित है अबूझमाड़िया, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अबूझमाड़िया के बाद कहाँ चलते हैं? बैगा पर चलते हैं। तो ये पूरा आप सभी को पता है, राजनांदगांव से स्टार्ट करके ये गोरेला पिंडा मरवाही तक वाला जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में आपको मैकल पर्वत का क्षेत्र दिखाई देता है। और यहीं पर आपको दिखाई देगा दूसरा केंद्र संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति, और ये है बैगा। क्या है? बैगा आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा। तो आपको देखने को मिलता है कोरवा, याद रखना है, जिसको आप पहाड़ी कोरवा के नाम से जानते हैं। और उसके लिए आपको याद रखना है ये पूरा बेल्ट, जहां से कोरवा के लिए आपको याद रखना होता है। कहां से स्टार्ट करते हैं? कोरवा के लिए कोरबा, सरगुजा, सरगुजा के बाद जसपुर, जसपुर के बाद में नीचे रायगढ़, रायगढ़ से फिर ऐसे आपको एक राउंड ऐसे घूमना है। इस पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई देता है क्या? यहाँ पर आपको दिखाई देता है कोरवा। क्या दिखाई देता है? कोरवा जनजाति या पहाड़ी कोरवा जनजाति आपको याद रखना है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सेंट्रल के द्वारा केंद्र संरक्षित आपको याद रखना है। फिर आप याद रखेंगे कौन सा? 2 के लिए, एक है कमार, दूसरा आपको दिखाई देता है, सॉरी यहाँ पर हमको पहले बिरहोर बनाना था क्या जी? चलिए कोरवा लिख लिए तो कोई बात नहीं है। बिरहोर बिरहोर पर चर्चा करते हैं। बिरहोर के लिए हम देखते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा ये रायगढ़, ये रायगढ़ है। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा रायगढ़ के बाद ये जसपुर है। यहीं पर आपको दिखाई देगा ये नीचे जब आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको ये जसपुर है, रायगढ़ है ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर हल्का सा सारंगढ़ वाला क्षेत्र, कोरबा वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी आपको दिखाई देता है क्या? इन सभी क्षेत्रों में आपको दिखाई देता है। याद रखिएगा, इस जनजाति समूह को कहते हैं आप लोग बिरहोर। बिरहोर। और इसके लिए कभी एक जगह याद रखना पड़े तो आप याद रखिएगा, रायगढ़ क्षेत्र में जो लुडेंग की पहाड़ी स्थित है वहाँ पर आपको बिरहोर जनजाति समूह का पूरा संकेंद्रण दिखाई देता है। यहाँ पर इनका निवास स्थान दिखाई देता है। इस क्षेत्र को आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति के लिए। तो कोरवा हो गया, बिरहोर हो गया, बैगा हो गया, अबूझमाड़िया हो गया। अब एक बच जाता है, वो है कमार। कमार के लिए याद रखना है ये महासमुंद से स्टार्ट करके गरियाबंद, धमतरी, ये और साथ ही साथ ये रायपुर वाला थोड़ा सा बेल्ट आपको दिखाई देता है। इस क्षेत्र को कहते हो आप लोग कमार जनजाति समूह के निवास स्थान के रूप में देखते हो। याद रखना है आपको इनके बारे में। अब आगे सभी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। आप सभी के बारे में लिखते हुए चलते हैं। जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अबूझमाड़िया के ऊपर, फिर हम लोग चर्चा करेंगे बैगांव के ऊपर, फिर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? बिरहोर के ऊपर। किसके ऊपर? बिरहोर के ऊपर। ये 3 जनजातियों पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके बारे में। अबूझमाड़िया जनजाति, तो आपको मैंने बताया इनका संकेंद्रण कहाँ पर है। तो मैंने बताया इनका संकेंद्रण, इनका निवास स्थान आपको दिखाई देता है कहाँ पर? इनका निवास स्थान आपको दिखाई देता है नारायणपुर के अबूझमाड़ की पहाड़ी में। नारायणपुर, नारायणपुर। आगे आपको याद रखना है बीजापुर, और याद रखना है आपको दंतेवाड़ा। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको दिखाई देंगे कौन? तो आपको दिखाई देंगे अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझमाड़ का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे आप कहेंगे अबूझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। क्या होता है? अज्ञात, जिसको बूझा ना जा सके। जिसको बूझा अर्थात जिसको समझा ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, जिसको बूझा ना जा सके। याद रखना, जिसको बूझा ना जा सके अबूझमाड़, इसको कहते हैं भैया
अबूझमाड़ आपको याद रखना है। जन्म अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है अबूझमाड़िया अपना जन्म तुम्बा से मानते हैं और इस जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व है। इस जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व। आपने देखा होगा गांव खेड़े में अगर आप रहते हैं तो लौकी जैसा ही एक दिखाई देता है फल, स्वाद में भी सेम होता है, कई लोग उसको लौकी ही कह देते हैं, लेकिन इनकी बनावट में, संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है लौकी। याद रखिएगा इसी लौकी से ये लोग क्या कहते हैं, इसी लौकी से आप लोगों को बम टाइप का दिख रहा होगा, बम नहीं समझेंगे, ये लौकी है भैया, ठीक है। बना दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ये लौकी से अपना क्या मानते हैं, लौकी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कौन? अबूझमाड़िया। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती जलमग्न हो गई तो इनके पूर्वज इसी लौकी के भीतर बैठ करके अपनी प्राणों की सुरक्षा किए थे और उसके बाद इनकी संख्याओं में बाद में वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए अबूझमाड़िया मानते हैं। तुम्बा का विशेष महत्व होता है। अबूझमाड़िया जनजाति में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है ये अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात, अर्थात जिसको बूझा ना जा सके। अबूझमाड़ के लिए मैंने बताया था, अबूझमाड़ में एक तहसील हमने पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं ओरछा। क्या कहते हैं? ओरछा कहते हैं। और इसी ओरछा को अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरछा को कहा जाता है अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार। याद रखिएगा अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। याद रखना है अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है ओरछा को, ओरछा को, ओरछा को। याद रखिएगा ओरछा को कहा जाता है अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार। और अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अबूझमाड़ की पहाड़ी की हाइट मैंने बताया है, आपको कमेंट करके बताना है अबूझमाड़ की पहाड़ी की हाइट कितनी है, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको कमेंट करके बताना है भैया। कृषि पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कृषि पद्धति को दो रूप में जानते हैं। एक को कहा जाता है पेद्दा कृषि। क्या कहते हैं? पेद्दा कृषि। और एक को कहते हैं दिप्पा कृषि। क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि। याद रखिएगा ये जो पेद्दा कृषि है ये जो होता है ये पहाड़ों की ढालों पर होता है, पहाड़ियों की ढालों पर, पहाड़ियों की ढलानों पर होता है यह कृषि। याद रखिएगा। साथ ही साथ दिप्पा कृषि जो होता है ये होता है कहाँ पर? समतल भूमि पर। समतल भूमि में होने वाले कृषि को कहते हैं, यह भी एक स्थानांतरण कृषि का ही पार्ट है। याद रखना है समतल भूमि पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुख्यतः जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए कि ये पूछा जाएगा आपको, बताइए कि अबूझमाड़ियों के स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? आपका जवाब होगा पेद्दा कृषि। क्या कहते हैं? पेद्दा कृषि। आपको याद रखना है पेद्दा कृषि कहते हैं अबूझमाड़िया के स्थानांतरण कृषि को। याद रखिएगा। और ये क्या होता है आप सभी को पता है, ये जनजाति समूह जो होते हैं जंगलों के क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग जंगलों के ढलानों पर जो पेड़ होते हैं उस जगह को काट देते हैं, साथ ही उनको काटने के बाद वहाँ पर उनको जला देते हैं। और जिस स्थान पर ये कृषि करते हैं उस स्थान को याद रखना है, क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है कघई। क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है कघई कहते हैं। किसको? कृषि के स्थान को कघई कहा जाता है। याद रखिएगा जिस ढलानों को काट करके जला दिया जाता है, जिसके राखों के ऊपर, जिनके अवशेषों के ऊपर में कृषि किया जाता है, उस स्थान को कहते हैं कघई। और इस कृषि की पद्धति को कहा जाता है पेद्दा। अगर यही फॉर्म कहाँ पर उपलब्ध हो जाए? समतल भूभाग क्षेत्र में, तो इसको कहा जाएगा दिप्पा। जबकि यही क्षेत्र पहाड़ों की ढलानों पर हो जाए तो इसको कहते हैं पेद्दा कृषि। याद रखना है स्थानांतरण कृषि का पार्ट है स्थानांतरण कृषि। एग्जाम में पूछा जाएगा स्थानांतरण कृषि, आपको पूछा जाएगा बताइए भैया अबूझमाड़िया जनजाति में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? पेद्दा कहते हैं। आपको एक लाइन में जवाब है ना, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा और देखेंगे आदि पूर्वज। तो अबूझमाड़िया अपने आदि पूर्वज किसको मानते हैं? तो आप कहेंगे कस्तूर नागा को अपने आदि पूर्वज के रूप में मानते हैं। कस्तूर नागा को मानते हैं कौन? अबूझमाड़िया अपने आदि पूर्वज के रूप में मानते हैं। याद रखिएगा आदि पूर्वज के रूप में मानते हैं कस्तूर नागा को। अबूझमाड़िया जनजाति, पूरा दिमाग में लाइन टू लाइन पूरा फ्रेम होना चाहिए,
नारायणपुर बीजापुर वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। दंतेवाड़ा में, कंकेर में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अबूझमाड़ का अर्थ अज्ञात होता है। जन्म अपना तुम्बा से मानते हैं। जलमग्न वाली कहानी आपको याद रखना है। अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार ओरछा को कहते हैं। आपको कृषि पद्धति याद रखना है, पेद्दा और दिप्पा। साथ ही आपको याद रखना है इसके कृषि स्थान को क्या कहते हैं, कघई कहते हैं। और आदि पूर्वज मानते हैं लोग कस्तूर नागा को। पूरी बातें लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपको याद रखना है अबूझमाड़िया जनजाति के बारे में। अबूझमाड़िया जो जनजाति है उनमें जो कौमार्य संस्कार होता है, जो पुष्प विवाह होता है, उसको क्या कहते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बताइए कि अबूझमाड़िया जनजाति में जो कौमार्य संस्कार होता है उसको क्या कहा जाता है। आप कहेंगे अबूझमाड़िया जनजाति में जो कौमार्य संस्कार होता है, जो पुष्प विवाह होता है, पुष्प विवाह, विवाह से पूर्व इसको कहा जाता है, कई जगह कहते हैं कांडबरा, कई जगह लिखा होता है कांडावरा। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों ही पूछा जा सकता है। नामों में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ मात्राओं के आधार पर, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा। याद रखिएगा, बताइए निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति में पुष्प विवाह कांडबरा या कांडावरा का आयोजन होता है। आपको जवाब लगा के आना है अबूझमाड़िया। दिमाग में बातों को बैठाना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम अच्छे से बार बार कह रहा हूं मैं। ठीक है, त्यौहार की अगर आप बात करते हैं तो आपको याद रखना है इस जनजाति समूह में आपको जो त्यौहार दिखाई देगा यही इनमें आपको नृत्य के रूप में भी दिखाई देता है। याद रखना है ये लोग मनाते हैं काकसाड़ पर्व। क्या, काकसाड़ पर्व। देखिएगा आपको मैं अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसी को काकसाड़ लिखा हुआ मिलेगा, यही मिलेगा आपको ककसाड़ के रूप में। क्या मिलेगा, ककसाड़ के रूप में। अगर यहीं पर ये जो लास्ट जो अक्षर को मैंने लिखा हुआ है अड़ा, अगर यही ककसार हो जाता है तो आयोजन करता है ना, एग्जाम करता, इसमें एग्जाम पूछने वाला आपको क्या पूछ लेता है, इसमें पूछ लेता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या, इसमें पूछता है कि भैया इसका आंसर क्या होगा ककसार का, और वो जवाब मूरिया ले लेता है। ठीक है, आपको दिमाग में बैठा के रखना है ककसाड़ या काकसाड़ के लिए किसको आंसर लेना है, अबूझमाड़िया को लेना है। आगे मैं बताऊंगा मूरिया पढ़ाऊंगा, उस दौरान आपको और इसको क्लियर करूंगा कि एग्जामिनर आपसे क्या अपेक्षा करता है और कैसे आंसर लेता है, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। काकसाड़ या ककसाड़ पर्व मनाते हैं कौन, अबूझमाड़िया। साथ ही साथ नृत्य भी करते हैं लोग, ककसाड़ नृत्य, ककसाड़ नृत्य। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कोटकी घोड़ा नृत्य। क्या करते हैं, कोटकी घोड़ा नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए कोटकी घोड़ा नृत्य कौन करते हैं, काकसाड़ नृत्य कौन करते हैं। आपका जवाब हो जाएगा अबूझमाड़िया जनजाति करती है काकसाड़ नृत्य और कोटकी घोड़ा नृत्य। मृतक स्थान को क्या कहते हैं, तो इनमें मृतक स्थान को कहा जाता है अनालगट्या या हनालगट्या। अनालगट्या या हनालगट्या कहा जाता है। किसमें, आप कहेंगे अबूझमाड़िया जनजाति में मृतक स्थान या मृतक स्तंभ को। इनमें जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी स्मृति में एक मृतक स्तंभ गड़ाया जाता है जो कि पत्थरों से या लकड़ियों से बना होता है। इसको कहा जाता है अनालगट्या, हनालगट्या। याद रखेंगे मृतक स्तंभ किसमें, अबूझमाड़िया जनजाति में। अब आप पढ़ेंगे कई जगह पर माड़िया जनजाति में लिखा जाता है हनालगट्या या अनालगट्या को, तो माड़िया का ही एक उपभाग है अबूझमाड़िया और साथ ही साथ दंडामी माड़िया, इसलिए उसमें भी लिख दिया जाता है हनालगट्या या अनालगट्या को मृतक स्थान के रूप में। तो आपको अभी याद रखना है अबूझमाड़िया के लिए इस बात को। ठीक है, विवाह की अगर हम बात करते हैं तो अबूझमाड़िया जनजाति में अलग अलग प्रकार के युवा है ना, अलग अलग प्रकार के इसमें विवाह की पद्धतियां चलती हैं, जिनमें से अगर आप बात करेंगे कौन कौन से विवाह इनमें प्रचलित है, तो एक को कहते हैं बिथेर या बिधेर कहते हैं, एक को कहते हैं ओडियत्ता। याद रखना है आपको। बिधेर की अगर बात करता हूं, बिथेर और एक है ओडियत्ता, ओडियत्ता। ठीक है, बाद में सभी जनजातियों के मैं अलग अलग विवाह को और एक साथ एक जगह बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है बिथेर या ओडियत्ता को। बिथेर या ओडियत्ता को आपको याद रखना है अबूझमाड़िया जनजाति के लिए। जब इस जनजाति में घर से भाग करके शादी करते हैं तो इसको कहते हैं बिथेर। क्या कहते हैं, बिथेर या बिधेर, बिथेर या बिधेर। क्या है ये, घर से भागकर किया जाने वाला विवाह, घर से भागकर। देख लो भैया, नौकरी नहीं लगेगा, इस कंडीशन में आपको भी यही वाला करना पड़ेगा। ठीक है, तो नौकरी तो आपको लगाना है।
नहीं तो आपका भी यही कंडीशन होने वाला, बिथेर या बिधेर वाला, भाग कर करना पड़ेगा। ठीक है। और ओडियत्ता क्या है? अगर घर में घुस करके जबरदस्ती अगर कोई शादी होता है घर में घुसकर, घर में घुसकर, तो इसको कहते हैं भैया ओडियत्ता विवाह। याद रखिएगा, ओडियत्ता विवाह होता है किसमें? अबूझ मारिया जनजाति में घर में घुसकर घुसपैठ रूप से किया जाने वाला विवाह ओडियत्ता विवाह कहलाता है। इसके अलावा इसमें एक और विवाह होता है जिसको कहते हैं चूड़ी पहनाना। आगे बताऊंगा। चूड़ी पहनाने का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह का एक प्रकार आप मान सकते हो। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती रहती है उसको चूड़ी पहना करके फिर से एक विवाह का रस्म निभाया जाता है जिसको कहते हैं चूड़ी पहनाना विवाह। तो याद रखना है, चूड़ी पहनाना वाला विवाह भी अबूझ मारिया जनजाति में आपको दिखाई देता है। इसके युवा गृह को क्या कहते हैं? तो हम आपको बताते हैं, इनके युवा गृह को कहा जाता है कोसी घोटुल। क्या कहते हैं? कोसी घोटुल। कोसी, अब देखिए चूंकि घोटुल को गोटुल कर दिया गया है इसलिए मैं यहां पर इसको गोटुल लिख रहा हूं। ठीक है। कोसी घोटुल कहते हैं किसके? युवा गृह को, अबूझ मारिया के युवा गृह को कोसी घोटुल कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इसमें पुरुषों को क्या कहते हैं, लड़कियों को क्या कहते हैं, सब पढ़ेंगे। लेउर लेस्कू जो आपके दिमाग में आ रहा है आगे सब पढ़ेंगे, एक साथ एक जगह पढ़ेंगे। अभी केवल इतना याद रखिएगा, अबूझ मारिया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है कोसी घोटुल। क्या कहते हैं? कोसी घोटुल कहा जाता है। याद रखना है युवा गृह को। इसके देवता, प्रमुख देवता, जैसे कि घोटुल के प्रमुख देवता लिंगोपैन होते हैं, उसी प्रकार से कोसी घोटुल के प्रमुख देवता किसको माना जाता है? तो यहाँ पर माना जाता है तालुर मुंते को। किसको? तालुर मुंते को माना जाता है। याद रखिएगा, इसके प्रमुख देवता के रूप में किसके? कोसी घोटुल के प्रमुख देवता के रूप में तालुर मुंते को माना जाता है। दिमाग में इस बात को बैठाइएगा। युवा गृह याद रखना है आपको। किस जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अबूझ मारिया जनजाति के बारे में। युवा गृह मैंने बता दिया आपको, क्या बताया है? कोसी घोटुल। कई जगह इसी को घोटुल लिखा हुआ मिलता है, याद रखना है आपको। घोटुल आपको मूरिया गोंडों के लिए याद रखना है, अभी अबूझ मारिया के लिए कोसी घोटुल आपको याद रखना है। स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। याद रखिएगा इस लाइन को, ऐसे ही कि अबूझ मारिया स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। और मेटाभूम का क्या अर्थ होता है? मेटाभूम या मेटा कोयतुर। क्या? मेटा कोयतुर, कोयतुर, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है, इसका अर्थ होता है पर्वतवासी। तो याद रखना है, पर्वत के वासी कहते हैं अपने आप को, पर्वत के निवासी कहते हैं अपने आप को। कौन? अबूझ मारिया अपने आप को। और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं मेटाभूम या मेटा कोयतुर। दिमाग में बातों को अच्छे से रखना है। तंत्र मंत्र का जानकार इसमें क्या कहलाता है? तो आपको ये बता दें, इसमें तंत्र मंत्र के जानकार को गायता या सिरहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गायता या सिरहा कहा जाता है। तंत्र मंत्र के जानकार को गायता या सिरहा कहते हैं। गायता या सिरहा कहा जाता है। याद रखिएगा, गायता या सिरहा कहा जाता है अबूझ मारिया जनजाति में। तंत्र मंत्र के जानकार को एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको भागना नहीं है, इन सभी फैक्ट्स को आपको याद करना है एक जगह। गायता या सिरहा कहते हैं तंत्र मंत्र के जानकार को। अबूझ मारियों के बारे में अगर हम बताएं तो अबूझ मारियों के बारे में आपको याद रखना है। एक और अच्छा लाइन, एक अच्छा फैक्ट आपको बता देते हैं। इस लाइन को ऐसे काट लीजिएगा। अबूझ मारिया गोंड की उपजनजाति है। ये आपको आगे हम बताएंगे, जब गोंड पढ़ाएंगे तब उन्हीं में से एक है ये। लेकिन अभी आपको याद रखना है अबूझ मारिया के बारे में कि अबूझ मारिया जो होते हैं इनके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पुस्तक लिखा गया है, पुस्तक। और इस पुस्तक का नाम है द अबूझ मारियास। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है लेखक। द अबूझ मारियास पुस्तक के लेखक कौन है? आपका जवाब होना चाहिए टी.बी. नायक। कौन है? टी.बी. नायक। कौन है? टी.बी. नायक हैं। याद रखिएगा अबूझ मारिया के बारे में। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए अबूझ मारिया से संबंधित, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति की ओर, जिसको कहते हैं बैगा। बैगा के बारे में एक लाइन स्पेशल याद रखना है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक संख्या, जनजातियों में सर्वाधिक संख्या बैगा की है। संख्या
बैगांव की है। इस लाइन को याद रखना है आपको। अब निवास स्थान की जैसे ही निवास स्थान की बात आती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भैया बैगांव की बात आए तो आपको मैकल पर्वत वाला आपको पहले लिख लेना है, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है इसके साथ साथ, सबसे पहले कबीरधाम, फिर आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है राजनांदगांव, केसीजी खैरागढ़ छुई खदान गंडई। आगे आपको क्या रखना है, जीपीएम गोरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली भी आपको याद रखना है, मुंगेली भी आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार के आपको अभिकरण के पीछे नहीं भागना है, सभी अभिकरण को एक जगह पढ़ाऊंगा कि बताइए अबुझ माड़िया विकास अभिकरण कहाँ है, नारायणपुर में है। ये आपके मन में चल रहा होगा कि सर ने अबुझ माड़िया पढ़ा दिया, ये नहीं बताया है। मैं बताऊंगा, सभी विकास प्रकोष्ठों को बताऊंगा, सभी विकास अभिकरणों को बताऊंगा, हमारे यहाँ माड़ा क्षेत्र क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन वो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पहले जनजातियों को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, फिर उन सभी को एक साथ एक क्लास में मैं एक जगह बता दूंगा, ठीक है। तो मैकल पर्वत, कबीरधाम, राजनांदगांव, केसीजी, जीपीएम, मुंगेली वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। पूर्वज की अगर आप बात करते हैं बैगांव की, तो इनके पूर्वज को कहा जाता है नागा बैगा। क्या कहते हैं, नागा बैगा। याद रखिएगा, ये लोग इसी नागा बैगा के स्मरण में प्रत्येक 9 साल में एक पर्व मनाते हैं जिसको कहते हैं रसनवा पर्व। क्या कहते हैं, रसनवा पर्व कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा पर्व वाले सेक्शन में। रसनवा पर्व का संबंध शहद से होता है, शहद जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, मंदरस कहा जाता है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, मंदरस कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। शहद, रसनवा पर्व नागा बैगा की याद में प्रत्येक 9 साल में मनाते हैं बैगा जनजाति। याद रखिएगा, इस जनजाति समूह की महिलाएं घुटने तक आने वाली एक साड़ी पहनती है और इस साड़ी के पहनने की प्रकार को कहते हैं कपची। क्या कहते हैं, कपची कहते हैं। याद रखना है, महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, कपची नामक है ना पारंपरिक वस्त्र कौन पहनते हैं, आपको बताना है बैगा, जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखना है बैगा के बारे में। बैगा को मेडिसिन मैन ऑफ है ना गोंड कहा जाता है, गोंडों के वैद्य के रूप में जाना जाता है। किनको, बैगाओं को। अभी आगे मैं बताऊंगा मेडिसिन मैन ऑफ है ना गोंड क्यों कहते हैं इसके बारे में। भाजी की बात करें तो ये लोग अपने सेवन के रूप में एक भाजी का प्रयोग करते हैं, उस भाजी को कहते हैं केवलाल भाजी। क्या कहते हैं, केवलाल भाजी, केवलाल। कई लोग इसी को केवलाल, केवरार लिख देते हैं। आपको याद रखना है केवलाल। क्या रखना है, केवलाल याद रखना है, केवरार याद रखना है, दोनों एक ही बात है। इस भाजी का प्रयोग करते हैं खाने के लिए कौन, बैगा जनजाति। इनके पेय पदार्थों को क्या कहते हैं, तो ताड़ी नामक वृक्ष से ये लोग ताड़ी प्राप्त करते हैं और इनके पेय पदार्थों को कहा जाता है ताड़ी। क्या कहते हैं, ताड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा, ताड़ी कहते हैं किसको, बैगा जनजाति के पेय पदार्थ को ताड़ी कहा जाता है। आगे देखिएगा, कृषि पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कृषि पद्धति को, जो कि एक स्थानांतरण कृषि का प्रकार है, स्थानांतरण कृषि, और इस कृषि को कहते हैं बेवार। क्या कहते हैं, बेवार, या आपने देखा होगा इसको कहते हैं बेवरा। क्या कहते हैं, बेवरा। याद रखना है बैगा, देखिएगा बैगा, यहाँ पर ब लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको लिखने को मिलेगा बेवार, तो इसको आप बैवार कह लीजिए। आपको याद रखना है ना, तो इसको आप लोग बैवार कह लीजिए। तो बैगा, यहाँ पर भी बै दिखेगा और यहाँ पर भी बै दिखेगा। आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अपने नोट्स में बैवार लिख लीजिए। अगर आपको वनडे एग्जाम क्लियर करना है तो क्या ही फर्क पड़ता है, आपको किसी को बोल के थोड़ी ना बताना है, आपको केवल टिक करना है। तो इसको बैवार लिख लीजिए अपने ट्रिक के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं प्रमुख देवता। तो आपको याद रखना है, इनके प्रमुख देवताओं में आपको अलग अलग देवता दिखाई देते हैं। बैगा जनजाति के देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रमुख देवताओं में आपको बूढ़ा देव, ठाकुर देव और आपको दिखाई देते हैं दुल्हा देव। कौन कौन, तो मैं आपको बता देता हूं। एक है बूढ़ा देव, दूसरा है ठाकुर देव और तीसरा आपको याद रखना है दुल्हा देव। कौन, दुल्हा देव। ये तीन आपको याद रखने हैं। तीनों का अपना अपना क्या है, अपना अपना विशेषताएं हैं जो इनके अकॉर्डिंग है। चलिए बताते हैं बूढ़ा देव कौन है। तो आपको याद रखना है, बूढ़ा देव जो है इनके साल वृक्ष पर निवास करते हैं। किन पर निवास करते हैं, साल वृक्ष पर निवास करते हैं इनके बूढ़ा देव। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ठाकुर देव के बारे में। ठाकुर देव जो है आपको पुरानी मूवियों में आपने देखा होगा, जो ठाकुर होते थे, जो चौधरी होते थे पुरानी फिल्मों में, वो
किसके लिए जाने जाते थे? अपने भूमियों के लिए जाने जाते थे। उनके पास भूमि कितना होता था, वो लोग गांव के लोगों का शोषण करते थे, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ठाकुर देव से आपको याद रखना है क्या? केवल याद रखने के लिए है भैया, किसी को आहत नहीं करना है, किसी को आहत होना भी नहीं है। ठाकुर देव भूमि के देवता हैं, याद रखना है, भूमि के देवता के रूप में माने जाते हैं ठाकुर देव। दुल्हा देव के लिए याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, बीमार दुल्हा। क्या याद रखना है? बीमार दुल्हा। ऐसा आप बोलेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, बीमारी से रक्षा करने के लिए दुल्हा देव। कौन? बीमारी से रक्षा करने के लिए, बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए याद रखना है कौन? दुल्हा देव। इससे आपको याद हो जाएगा बैगा जनजाति के देवताओं के बारे में जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप यहाँ पर अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से प्रमुख बातें हैं। प्रमुख नृत्य की अगर आप बात करते हैं, बैगा जनजाति में अगर नृत्यों की अगर आप बात करते हैं तो इनके नृत्यों में आपको बहुत सारे ऐसे नृत्य दिखाई देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइम टाइम पर। तो अगर मैं इनकी नृत्यों की बात करता हूं तो ये कौन कौन से नृत्य करते हैं? कर्मा करते हैं, बिल्मा करते हैं, सैला करते हैं, फाग करते हैं, परघौनी करते हैं, साथ ही साथ ये लोग झटपट नाच भी करते हैं। क्या क्या करते हैं बोला मैंने? कर्मा करते हैं, सैला करते हैं, फाग करते हैं, परघौनी नृत्य करते हैं। सभी को आपको नृत्य वाले सेक्शन में अलग से समझाऊंगा। ठीक है, अभी केवल याद रखना है कर्मा, सैला, फाग, परघौनी। इसके अलावा आपको दिखाई देता है क्या? बिल्मा नृत्य। प्रमुखता याद रखना है, बिल्मा नृत्य को एग्जाम में पूछा गया है। बताइए बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? आपको याद रखना है, बिल्मा नृत्य करती है बैगा बसे बिल्मा। याद रखना है, बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ये लोग दशहरे के अवसर पर करते हैं झटपट नाच। क्या करते हैं? झटपट नाच करते हैं। याद रखिएगा, दशहरा के अवसर पर करते हैं झटपट नाच, याद रखेंगे। बिल्मा नृत्य याद रखिएगा कौन करती है? बैगा जनजाति। झटपट नाच कौन करती है? बैगा जनजाति। कर्मा, सैला, परघौनी ये सभी नृत्यों में आपको दिखाई देता है कौन? बैगा जनजाति। याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। रसोई घर को क्या कहते हैं? इनके रसोई घर को कहा जाता है रांधड़ घर। क्या कहते हैं? रांधड़ घर कहते हैं, रांधड़ घर। इस बात को भी याद रखना है, इनके रसोई घर को रांधड़ घर कहा जाता है। पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, बैगाओं की पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो द बैगास। इसके अलावा आपको दिखाई देता है क्या? इसके अलावा एक और पुस्तक आपको दिखाई देता है बैगाओं से संबंधित, जिसको कहते हैं द ट्राइबल इकोनॉमी। क्या कहते हैं? द ट्राइबल इकोनॉमी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो हमको दिखाई देता है इनके रचनाकार कौन कौन हैं। तो द बैगा किसकी रचना है? द बैगास किसकी रचना है? ये वेरियर एल्विन की रचना है। वेरियर एल्विन ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरियर एल्विन, इनका नाम आपको याद रखना है, अभी आपको काम आने वाला है। वेरियर एल्विन। जबकि द ट्राइबल इकोनॉमी बैगाओं पर लिखी गई पुस्तक है। दयाशंकर नाग ने इस किताब को लिखा है। दयाशंकर नाग, याद रखिएगा, दयाशंकर नाग की किताब है कौन सी? द ट्राइबल इकोनॉमी। बैगाओं पर पूछा जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से पुस्तक द ट्राइबल इकोनॉमी किसकी ऊपर लिखी गई पुस्तक है? बैगाओं के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखा है? दयाशंकर नाग ने लिखा है। द बैगास, द अगरिया, ये हम आगे पढ़ेंगे किसने लिखा है। वेरियर एल्विन की रचना है। मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये सभी रचना हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? वेरियर एल्विन के लिए। अभी याद रखना है वेरियर एल्विन की किताब है द बैगास। किन के ऊपर लिखा गया है? बैगाओं के ऊपर लिखा गया है। ये सभी बातों को एक साथ याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैगा जनजाति से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि त्यौहार। तो ये लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, तो आपको इनके त्यौहारों से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है बैगाओं के त्यौहार से संबंधित प्रश्न अगर आपको पूछा जाए, आप बताएंगे इनमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं जी। तो चलिए देखते हैं इनमें त्योहारों की अगर बात कहा जाए तो इसमें याद रखना है ये लोग मनाते हैं बहुत सारे पर्व जो कि अभी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस वाले पॉइंट को अभी आप इसको भूल जाइएगा। क्यों भूल जाएंगे? इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग त्यौहार मनाते हैं ऐसा कोई अलग फेस्टिवल नहीं है जो आपके लिए लिखवा देते हैं जी। चलिए एक फेस्टिवल को लिखवा देते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल है ना, वो हम लिखवा देते हैं।
चलिए, त्यौहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनाया जाता है प्रत्येक 9 वर्ष में, प्रत्येक 9 वर्ष में मनाते हैं रसनवा पर्व। क्या? रसनवा पर्व मनाते हैं, याद रखना, रसनवा पर्व, जो कि नागा बैगा के स्मरण में होता है। नागा बैगा को समर्पित होता है, याद रखिएगा। इसमें जो रस का अर्थ है, रस का अर्थ है शहद। क्या है? शहद, याद रखिएगा। इसको आपको याद रख लेना है। किसके लिए? बैगा जनजाति के लिए रसनवा पर्व प्रत्येक 9 साल में मनाते हैं। बैगा, नागा बैगा की याद में रसनवा पर्व, रस का अर्थ है शहद। लोकगीतों की बात करेंगे तो वही लोकगीतों की बात में आपको दिखाई देता है कौन कौन सा, तो आप देखेंगे बैगा जनजाति में आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। क्या जी? आपको इनके लोकगीत। और लोकगीतों में जब आप आते हैं तो आपको इनके लोकगीतों के आधार पर हम बात करें तो आपको कर्मा, ददरिया, सुआ, परगौनी ये सब दिखाई देते हैं। किसमें? बैगा में। तो अभी लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम कर्मा पढ़ेंगे, ददरिया पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि इसमें ये शामिल है। कर्मा, ददरिया, परगौनी, ये सभी गीत आपको पढ़ने को मिलेगा, याद रखना है। ठीक है। गोदना की अगर बात करते हैं तो याद रखना है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है कौन सी? बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। देखिए 2 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, और एक बनता है सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति गुदवाती है। तो याद रखना है सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार है, लेकिन सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वो है बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, याद रखना है। इनमें जो गोदना गोदाया जाता है उसको कहते हैं झेला गोदना। क्या कहते हैं? झेला गोदना कहा जाता है। और इनमें अगर आपको पूछा जाए, बताइए भैया इस झेला गोदना को जो गोदवाते हैं वो कौन इस गोदना को गोदती हैं, तो याद रखना है बादी जनजाति की महिलाएं। बादी जाति की महिलाएं इस गोदना को गोदती हैं। ठीक है, इस गोदना को बनाती हैं, याद रखना है बैगा जनजाति की महिलाओं के, बैगा महिलाओं पर याद रखेंगे किसको? झेला गोदना को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें वी आकार का गोदना गुदवाया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वी आकार का गोदना गुदवाया जाता है, याद रखिएगा। किसके लिए? याद रखेंगे बैगा जनजाति के लिए। इसकी उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे प्रमुख आपको याद रखना है बिंझवार। क्या? बिंझवार। बिंझवार इसकी उपजनजाति है भैया। बिंझवार जहाँ से हमारे शहीद वीरनारायण सिंह जी आते हैं, वो बिंझवार जो है बैगा की उपजनजाति, याद रखना है बिंझवार। फिर आपको दिखाई देगा भैना, राम भैना या रै भैना, दूध भैना, कट भैना। ये आपको सभी याद नहीं रखना है, आपको केवल बिंझवार याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकियों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें एक पुनर्विवाह होता है, इस पुनर्विवाह को कहते हैं खड़ोनी। क्या कहते हैं? खड़ोनी नामक पुनर्विवाह होता है। किसमें? बैगा जनजाति में। केवल आपको अभी यही याद रखना है। विवाह वाले सेक्शन में मैं इनके प्रमुख विवाहों को और अलग से आपको समझाऊंगा। अभी केवल याद रखना है खड़ोनी पुनर्विवाह होता है किसमें? बैगा जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह जो लिखा हुआ है बहुत सारे और विवाह है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ विवाह वाले सेक्शन में मैं इसको और अच्छे से करवाऊंगा। इसमें लमसेना, सहपलायन और गुरावर जो विवाह के प्रकार है, विनिमय जो विवाह के प्रकार है, इसको देखने को मिलता है। अभी के लिए इसको आपको याद नहीं रखना है, मैं इसको अलग से आपको कराऊंगा। भोजन की बात करते हैं तो इनके भोजन को 3 टाइप में आप बांट सकते हैं। सुबह का भोजन, शाम का, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन। सुबह जो ये भोजन करते हैं इसको ये लोग कहते हैं बासी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में खाया जाता है बासी, रात के चावल को भिगा करके सुबह खाते हैं, इसको कहते हैं बासी। जबकि दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? दोपहर के भोजन को कहा जाता है पेज। क्या कहते हैं? पेज कहा जाता है। जबकि ये लोग शाम को या रात में जो भोजन करते हैं, रात में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बियारी। आज भी छत्तीसगढ़ में अगर गाँव में जाओगे तो कई बुजुर्ग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, कैसे फलाना तुम्हारे घर बियारी होगे का। बियारी होने का मतलब है रात का भोजन, बियारी कहलाता है बैगा जनजाति में। ठीक है, याद रखिएगा।
परंपरागत वस्त्र को ये लोग क्या कहते हैं? तो परंपरागत वस्त्र को बैगा जनजाति में क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे परंपरागत वस्त्र को बैगा जनजाति में कहा जाता है चौखाना मूंगी। क्या कहते हैं? चौखाना मूंगी के नाम से जाना जाता है, चौखाना मूंगी कहा जाता है। याद रखिएगा, चौखाना मूंगी कहा जाता है बैगा जनजाति में परंपरागत वस्त्र को। इतनी बातों को अगर आपने याद रख लिया है तो आपसे काम एग्जाम के लिए बन जाने वाला है बैगा जनजाति से, ठीक है। और यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो आपको पूछा जाएगा इनकी बोली भाषा। तो बैगा जो होती है, बैगा जनजाति बैगानी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा? बैगानी भाषा। बैगा जो है बैगानी भाषा बोलती है, बैगानी भाषा। जबकि अबूझ माड़िया के बारे में अगर आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं। अबूझ माड़िया जो है माड़ी भाषा का प्रयोग करती है। किसकी? माड़ी भाषा का याद रखना है अबूझ माड़िया के बारे में। इतना बात अगर आपने याद रख लिया है तो आपको यहाँ से और भी ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए किसी भी प्रकार का आपको है ना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो मृतक संस्कार वगैरह है उसको एक जगह जब लिखवाऊंगा तब लिखवा दूंगा। इतनी बातों को अभी यहाँ के लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी और विशेष पिछड़ी जनजाति में तीसरा पोर्शन, जिसको कहते हैं बिरहोर। बिरहोर का सबसे पहले बात स्थान याद रखना है, निवास स्थान। बिरहोर कहाँ पर निवास करते हैं? आपका जवाब याद रखना है बिरहोर किस क्षेत्र में निवास करेंगे? तो आप कहेंगे रायगढ़ का लुडेंग पर्वत पहले प्रमुखता याद रखना है, फिर जसपुर, कोरबा और बिलासपुर वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? रायगढ़। और रायगढ़ में लुडेंग की पर्वत याद रखेंगे, इससे याद हो जाएगा जसपुर, कोरबा, ठीक है। थोड़ा सा सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी दिखाई देता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी दिखाई देता है, बिलासपुर में भी दिखाई देता है, ठीक है, बिलासपुर में। बिरहोर का अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर का अर्थ होता है वन के निवासी। बीर का अर्थ होता है वन और होर का अर्थ होता है निवासी, अर्थात ये स्वयं को वनचर कहते हैं या वन के निवासी कहते हैं। वन के निवासी कहते हैं, ये भी अपने आप को निवासी कहते हैं। कौन? बिरहोर। दो उपवर्ग में बांटा जाता है, एक को कहते हैं उथलू और एक को कहते हैं जघीस। उथलू और एक को कहते हैं जघीस। क्या कहते हैं? जघीस। ऐसे लोग जो एक जगह स्थायी हैं, एक जगह जम करके बैठ गए हैं, वो क्या है? वो है जघीस। जबकि ऐसे लोग जो यहाँ से वहाँ इधर उधर उथल पुथल कर रहे होते हैं उनको कहते हैं उथलू। क्या कहते हैं भैया? उथलू कहते हैं, याद रखना है। तो इसके लिए क्या क्या है? उथलू और जघीस। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले को कहते हैं उथलू और स्थायी जीवन निवास करने वाले को कहते हैं जघीस। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले को कहते हैं, है ना, घुमंतु जीवन व्यतीत लिख लीजिएगा। और स्थायी जीवन वाले को कहते हैं जघीस। और जघीस मतलब आपको मैंने बताया कैसे याद रखना है। जघीस मतलब एक जगह जम गए हैं, उथलू मतलब एक, है ना, इधर उधर उथल पुथल हो रहा है जीवन, तो उसको कहेंगे उथलू। ऐसे याद रख लेंगे बिरहोर के लिए। इनसे जो प्रश्न बना गया है ना, इसमें प्रसवदायी को मैं अभी बताऊंगा कुछ देर में प्रसवदायी को क्या कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है प्रमुख देवता, ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ये है सूरज देव। क्या है? सूरज देव। याद रखिएगा, माना गया है इनके प्रमुख देवता के रूप में सूरज देव को। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बताइए इनके प्रमुख देवता कौन है? सूरज देव है बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता। याद रखना है आप सभी को। प्रमुख नृत्य की याद अगर इसमें पूछा जाए तो ये लोग भी, है ना, कौन कौन से नृत्य करते हैं? तो आपको याद रखना है ये भी कर्मा करेंगे और ये लोग भी क्या करेंगे? ये लोग भी करेंगे फगुआ नृत्य करते हैं। फगुआ फाग के समय फगुआ नृत्य करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी नहीं है, ठीक है। आपके लिए केवल ऐसा मैं बताना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इस बात को याद रखना है भैया, ठीक है। इसमें जो प्रसव कक्ष बनाया जाता है अलग से, है ना, आगे यहाँ पर लिखा होगा, प्रसव के लिए एक कक्ष बनाया जाता है, उसको कहते हैं कुड़िया। क्या कहते हैं? कुड़िया कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कुरिया कह देते हैं गाँव में रूम को, इसी प्रकार से इनमें भी बनता है। गर्भवती माताओं के लिए प्रसव के लिए उसको कहा जाता है कुड़िया। याद रखना है, कुरिया या कुड़िया। इसके अलावा जो प्रसव कराने वाली जो दाई होती है उनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कुसेरू। क्या कहते हैं? कुसेरू। कुसेरू कहते हैं, कुसेरू दाई कहते हैं। याद रखना है, प्रसव कराने वाले दाई को कुसेरू दाई कहते हैं। कौन? बिरहोर लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम के लिए इसका क्षेत्र याद रखना है, वंचर कहते हैं, ये याद रखना है। इसके अलावा इनके दो उपवर्ग याद रखना है, प्रमुख देवता आपको याद रखना है, प्रसव के लिए जो कक्ष बनाते हैं ये याद रखना है। युवा गृह को आपको अच्छे से याद रखना है। इनके युवा गृह को गीति ओना कहा जाता है। क्या कहते हैं? गीति ओना कहा जाता है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है।
तंत्र मंत्र के जानकार को इसमें क्या कहा जाता है? जैसे कि अभी आपको मैंने गायता या सिरहा बताया था किसके लिए, अबूझ माड़िया के लिए, उसी प्रकार से आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति के बारे में कि इनके तंत्र मंत्र के जानकार को पाहन या क्या कहते हैं, देवार कहते हैं, लेकिन आपको केवल पाहन याद रखना है। क्या याद रखना है? पाहन याद रखना है। पाहन, पाहन कहा जाता है इनके तंत्र मंत्र के जानकार को पाहन। बिरहोर जनजाति विवाह की अगर बात आता है तो इसमें एक विनिमय विवाह होता है, उसको केवल अभी याद रखना है आपको, उसको कहते हैं गोलत विवाह। क्या कहते हैं? गोलत विवाह कहते हैं। ये विनिमय विवाह का प्रकार है। विनिमय, विनिमय विवाह का प्रकार है, याद रखेंगे। गोलत विवाह होता है इनमें। कौन सा विवाह होता है? गोलत विवाह होता है इनमें। इस बात को आपको याद रखना है। गोलत विवाह किस जनजाति में होता है? तो गोलत विवाह होता है भैया बिरहोर जनजाति में। कार्य क्या करते हैं? तो मोहलाइन वृक्ष, मोहलाइन वृक्ष व उरई से रस्सी बनाने का काम करते हैं। रस्सी बनाने का कार्य करती है ये जनजाति। किस वृक्ष से? मोहलाइन वृक्ष की छाल से और उरई वृक्ष के छाल से। इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या? इसके साथ साथ आपको याद रखना है बांस के बर्तन बनाने के लिए भी फेमस है ये जनजाति। पुस्तक की याद रखना है, पुस्तक के बारे में। द बिरहोर, द बिरहोर नामक किताब किसकी है? आपसे पूछा जाएगा द बिरहोर किसकी रचना है? आप बताएंगे द बिरहोर जो पुस्तक है, यह पुस्तक है S.C. रॉय की किताब है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बताइए द बिरहोर नामक किताब बिरहोरों पर किसने लिखी है? S.C. रॉय ने लिखी है द बिरहोर। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इसके युवागृह को आपको दिमाग में बैठा लेना है। गीति होना कहा जाता है। बिरहोर का अर्थ जो होता है वंचर होता है, वन के निवासी होता है, याद रखना है। ये स्वयं को झाड़ी काटने वाला भी कहते हैं। बिरहोर के बारे में उथलू और जगीस, उथलू जो उथल पुथल हो रहे हैं, जगीस जो एक जगह जम करके बैठ गए हैं, इस प्रकार से याद रखना है। कार्य याद रखना है मोहलाइन वृक्ष व उरई से रस्सी बनाने का काम करते हैं। बर्तन से बांस के बर्तन बनाने के लिए भी फेमस है जनजाति। गोलत विनिमय विवाह होता है बिरहोर में। इसके अलावा याद रखना है द बिरहोर नामक किताब जो है S.C. रॉय की किताब है। इतनी बातों को आज के लिए आपको अपने दिमाग में बैठाना है। एक साथ पांचों को बता दूंगा, आप सब पार हो जाओगे, इसलिए पार नहीं करना है भैया, आप सबको याद रखना है। ठीक है, इतनी जनजातियों के बारे में जो बातें मैंने बताया, जो फैक्ट्स मैंने बताया है, अच्छे से आपको एक जगह याद रखना है। इस वाले टेस्ट सीरीज में जो शनिवार को मैं लूँगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा मौखिक प्रश्न पूछूंगा और सभी को मौखिक ओरल पूछूंगा और सबको ओरल जवाब देना है, कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप सबको तैयार भी रहना है इस बार के प्रश्नों के लिए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और अपने लक्ष्य से आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।